नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं तेजस्वी के प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग शानदार, जानदार और मजेदार होंगे। इसके अतिरिक्त आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे और इन कुछ ऑथेंटिक मटेरियल का सहारा ले रहे होंगे, इन वीडियोस का भी अच्छे से फायदा उठा रहे होंगे। देखिए, आज हम हमारे जो पॉलिटी का जो अगला लेक्चर है, यानी कि राष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है, इसको उठाने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभी तक हमने जो भारतीय संविधान है उसकी जो शुरुआती 4 भाग 4 क तक जो है हमने पढ़ लिया है। अगर हम उनको देखना चाहे तो हमने बेसिकली पार्ट फर्स्ट भाग 1 यानी कि आर्टिकल 1 से 4 जब अनुसूचियां पढ़ी थी तब देखा था। भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है, तो ये जब भी हमें समय मिलेगा तब हम इस वाले पार्ट को भी देख लेंगे। भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, वो हमने बहुत ही डिटेल में देख लिया है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णित है। इसके अतिरिक्त भाग 4 में एक ट्रिक भी मैंने बताई थी आपको, ठीक है। सासु समावेश कब सामान्य अंत, यानी कि डीपीएसपी वाला जो है वो भी हमने देख लिया था। भाग 4 क को भी हमने देख लिया है। मौलिक कर्तव्यों को किस प्रकार से ABCDEFGH के द्वारा याद किया जावे, वो भी डिटेल में देख लिया था। अब आज हम जो है वो भाग 5 के बारे में बात करने जा रहे हैं। भाग 5 जो कि संघीय सरकार जो होती है हमारी, उसके बारे में तमाम सारी चीजें यहाँ पर वर्णित होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, ठीक है। तो उन तमाम सारी चीजों को हम अब इन क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम जो है आर्टिकल 52 से 62 तक पढ़ेंगे, जो कि राष्ट्रपति के बारे में चीजें हमें बताता है, ठीक है। कुछ ट्रिक बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि होता क्या है कि एक सिंपल सा प्रश्न तो यही आ जाता है कि आपको क्या ये पता है कि इस आर्टिकल में क्या वर्णित है, ठीक है। आर्टिकल 55 किससे संबंधित है, या यूं पूछ देंगे कि राष्ट्रपति की जो शपथ है वो किस आर्टिकल में वर्णित है, महाभियोग किस आर्टिकल में वर्णित है, ठीक है। तो हमें आर्टिकल जो है वो अक्षर से याद होनी चाहिए, और इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो वो ट्रिक है अस स्क्वायर एनआरपी। जैसे एमआरपी होता है उसी तरीके से एनआरपी। और एक योयो हनी सिंह याद रखना अपन को। योयो से मतलब है हमारा, क्योंकि योयो 2 बार बोल रहे हैं, इसीलिए वाई के 2 बार, एक बार इधर पी एक बार इधर पी लगा देंगे, तो इसको एक हम कहेंगे कि योयो की तरह कंसिडर कर रहे हैं। और एक होता है लास्ट में इंडियन प्रोटोकॉल या फिर आईपी, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। हो सकता है आपकी कुछ अलग ट्रिक हो, परंतु किसी ट्रिक से राष्ट्रपति के आर्टिकल्स को याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब सीधे तौर पर कोई आर्टिकल पूछ लिया जाता है तो हमें उसकी डिटेल तो वैसे याद होती है, पर कौन सा आर्टिकल में क्या चीज वर्णित है ये याद नहीं होता है। तो ट्रिक के द्वारा याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम देखना चाहे कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो जैसे ये जो पहला एस है वो आर्टिकल 52 को वर्णित करता है, और इसका मतलब है स्वयं राष्ट्रपति। स्वयं राष्ट्रपति यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत जो संघ है उसका एक राष्ट्रपति होगा। इसके अतिरिक्त भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक भी होगा, वो भारत का जो है शासन प्रमुख भी होगा। इसके अतिरिक्त और भी चीजें हैं, जैसे कि ये जो राष्ट्रपति है वो हमारी एकता, अखंडता और जो आप ऐसे कह दो कि जो पूरे जिसमें न केवल केंद्र बल्कि राज्य भी सम्मिलित होते हैं, ऐसी भावना को लिए हुए सम्मिलित होता है। क्योंकि जब हम इसकी निर्वाचन प्रक्रिया को देखेंगे तो हम पाएंगे कि न केवल लोकसभा बल्कि राज्यसभा, जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, वो भी इसके निर्वाचक मंडल में शामिल है। और विधानसभाएं के अतिरिक्त यूटीज जिनमें विधानसभाएं हैं वो भी इसके निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो ये हमारी एकता और अखंडता का भी प्रतीक होता है। जब हम इस सेकंड एस की बात करें तो इसका मतलब होता है, जो कि आर्टिकल 53 को डिनोट करता है, और इस एस का मतलब होता है शक्ति। यानी कि राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो इस आर्टिकल में वर्णित है। और इसमें ये कहा हुआ है कि संघ सरकार की जो संघीय कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका जो है, इसकी तमाम सारी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा या स्वयं खुद से करेगा। यानी कि यहां पर क्या वर्णित है कि संघीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी। अब इसके अधीनस्थ अधिकारी कौन है, तो इसके अधीनस्थ अधिकारी है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली
मंत्री परिषद। तो अधीनस्थ अधिकारी के सहयोग से वो इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो ये सेकंड का मतलब है। अब हम नेक्स्ट यानी कि आर्टिकल 52 53 के बाद में आर्टिकल 54 55 56 57 58 59 60 61 और 62 यानी कि 62 तक के आर्टिकल किस तरीके से ट्रिक को देखने मात्र से हमें पता चल जाएंगे। तो इस अन का मतलब होता है निर्वाचन। तो यहां पर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन सा होगा उसके बारे में हमें जिक्र देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं या फिर कौन कौन नहीं शामिल होते हैं उसका भी हमें यहां से पता चलता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अभी अपन देखते हैं। इसके अतिरिक्त जो अगला आर्टिकल 55 है उसमें उल्लेखित है, आर का मतलब होता है रीति, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस रीति से होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है हमें इस आर्टिकल में देखने को मिलती है, निर्वाचन की रीति जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले एकल संक्रमणीय मत पद्धति के रूप में हमारे सामने आती है। तो ये जो रीति है वो हमें यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम अगर देखना चाहे कि अगला जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, तो वो पी के बारे में बात करता है। देखिए ये जो पहला पी है वो पदावधि को डिनोट करता है। वो किसको डिनोट करता है? पदावधि। पदावधि यानी कि उसकी कार्यकाल कितना होगा इसको डिनोट करता है, यानी कि उसका 5 साल कार्यकाल होगा या फिर और किस तरीके से उसको पद से हटाया जा सकता है, तो उसके बारे में यहां पर बातें मिलेगी। ये पी है, इसका मतलब है पुनः निर्वाचन की पात्रता। पुनः निर्वाचन की पात्रता यानी कि राष्ट्रपति जो है वो कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति तो 2 बार ही हो सकता है, परंतु हमारे भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार हो सकता है। वाई का मतलब है योग्यता। वाई का मतलब क्या है? योग्यता। अब जब हम इस पी की बात करें तो इस पी का मतलब है, इस पी का मतलब है पद शर्तें। पद शर्तें से हमारा मतलब है कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी पद शर्तें होगी, कितने वेतन भत्ते और विशेषाधिकार होंगे, वो तमाम सारी लब्धियां होगी वो यहां पर हमें देखने को मिलती है। ओ का मतलब होता है ओथ। ओथ यानी कि हमारी जो शपथ होती है, यानी कि राष्ट्रपति की शपथ यहां पर वर्णित है। हालांकि कई सारे जो गणमान्य व्यक्ति है उनकी शपथ तो हमें, जो हमने अनुसूची की ट्रिक पढ़ी थी राणा भवी सरा, तो शपथ यानी कि राणा भवी दूसरा अनुसूची और तीसरी अनुसूची में जो है हमें अन्य कई सारे लोगों की शपथ देखने को मिलती है, परंतु राष्ट्रपति की शपथ तो हमें आर्टिकल 60 में ही देखने को मिलती है। यहां पर आई है, आई का मतलब है इंपीचमेंट। और पी का मतलब है पद रिक्ति। ठीक, अब क्योंकि यहां पर पी कई बार आ रहे हैं तो पहला जो पी है उसका मतलब है पदावधि यानी कि कार्यकाल। दूसरा जो पी है वो पुनर्निर्वाचन की पात्रता की बात कर रहा है, यानी कि चुनने के बाद में तुरंत बाद में किसकी कार्यकाल की बात कर रहा है? पदावधि की बात कर रहा है। फिर उसके बाद में पुनर्निर्वाचन की उसकी पात्रता क्या है उसकी बात कर रहा है। फिर बाद में जो पी है वो जब पद पर बना रहेगा तो उसकी कौन कौन सी लाभ, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार मिलेंगे उसके बारे में बात है। और लास्ट वाला जो पी है वो ये है कि जब उसकी पद रिक्ति हो जाए यानी कि उसकी मृत्यु हो जाए या उस पर महाभियोग चल जाए तो फिर उसके पद पर कौन बैठेगा या फिर क्या प्रक्रिया रहेगी, तो वो तमाम सारी चीजें यहाँ पर वर्णित है। ठीक है, अब हम एक एक आर्टिकल को बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि आर्टिकल 52 है उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत जो है, यानी कि एस का मतलब है स्वयं उसका एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हालांकि सबसे पहले अगर राष्ट्रपति के बारे में देखा जाए तो ये जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसके अतिरिक्त आप देखो कि ये भारत का जो है वो राष्ट्र प्रमुख भी होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे ये एकता और अखंडता जो है उसका प्रतीक भी होता है। एकता व अखंडता का प्रतीक भी होता है क्योंकि इसमें जो है ये जो है वो राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों की भावनाओं का भी संरक्षण करता है। संविधान में जो राज्यों को अधिकार दिए हैं उसका भी संरक्षण ये करता है। ठीक है, ये तमाम सारी चीजें देखने के बाद में आर्टिकल 52 के बाद में जब आर्टिकल 53 की बात करें तो आर्टिकल 53 में एस का मतलब शक्ति होता है और ये जो संघीय कार्यपालिका जो है उसकी तमाम सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो अपनी इन तमाम सारी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। अब हम इन आर्टिकल को अक्षर से देख लेते हैं कि क्या इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे कि भारत राष्ट्रपति जो है वो भारत का राज्य प्रमुख होगा, पहली बात। दूसरा,
ये प्रथम नागरिक भी होगा। तीसरा, ये राष्ट्र की एकता व अखंडता का प्रतीक होगा। ठीक है, किस प्रकार से एकता व अखंडता का प्रतीक होगा, तो ये हमने देख ही लिया था। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अक्षर से पूछा जा सकता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में उल्लिखित है, तो ये आर्टिकल 52 में उल्लिखित है। फिर हम आर्टिकल 53 की बात करते हैं। आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और इसके अधीनस्थ अधिकारी कौन है, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद है, जो कार्यपालिका है, वो इसकी अधीनस्थ अधिकारी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्योंकि ये एस स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, एस स्क्वायर हो गया, स्वयं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्ति, तो ये हो गया एस स्क्वायर। अब हम बात करेंगे एनआरपी की। अब एनआरपी में एन का मतलब क्या होता है, निर्वाचन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है, जब निर्वाचक मंडल की बात करेंगे तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचक मंडल में सबसे पहले जो संसद होती है, संसद के तमाम निर्वाचित जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि संसद के जो दोनों सदन है, राज्यसभा लोकसभा, इसके जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, वो ही इसके सदस्य होते हैं निर्वाचक मंडल के। यानी कि मनोनीत सदस्य, जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो इसके सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी क्या बात है, दूसरी बात है कि जितनी भी राज्य विधानसभाएं हैं, यानी कि जितनी भी हमारे यहाँ पर राज्य विधानसभाएं हैं, उनके निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसके निर्वाचक मंडल के मेंबर होते हैं। यानी कि राजस्थान की जो राजस्थान की जो विधानसभा है, यहाँ पर जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। यानी कि अगेन मनोनीत सदस्य मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, पहले आंग्ल भारतीयों का मनोनयन किया जाता था लोकसभा और राज्य विधानसभा में, तो अब ये तो किया ही नहीं जाता। तो फिर अब हम कह सकते हैं कि राज्य विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं वो इसके मेंबर होते हैं। तीसरे नंबर पर हमें ध्यान रखना है कि तमाम सारे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें की विधानसभाएं हैं, केंद्र शासित प्रदेश जिनमें की विधान सभाएं हैं, और अभी वर्तमान में, पहले तो दिल्ली और पुदुचेरी में ही हुआ करता था, दिल्ली और पुदुचेरी में ही हुआ करता था, परंतु जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था, तब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसको भी यूटी का दर्जा दे दिया गया था। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है, वहां पर भी वो ऐसा यूटी बन गया है जहां पर की विधानसभाएं हैं। तो जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी विधानसभाओं के सदस्य भी इसके निर्वाचक मंडल के मेंबर होते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर ऐसा भी बन सकता है कि इसके निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। तो हमें नहीं शामिल कौन कौन होते हैं वो भी चीजें ध्यान रखनी है कि पहली बात तो जो नहीं शामिल होता है वो है संसद के मनोनीत सदस्य। कौन, संसद के जो भी मनोनीत सदस्य, यानी कि राज्यसभा के जो 12 गणमान्य व्यक्ति जिनको मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो इसके मेंबर नहीं होते निर्वाचक मंडल के। दूसरा, राज्य विधानसभा में पहले होता था मनोनीत सदस्य, अब नहीं होता है, तो वो भी नहीं होता है इसका। ठीक है, तीसरा, यूटी में भी अगर कोई मनोनीत सदस्य है तो वो भी इसके निर्वाचक मंडल का मेंबर नहीं है। चौथा, इन 3 यूटीज के अलावा जो भी अन्य यूटीज है उनका भी कोई प्रतिनिधि यहां पर शामिल नहीं होता। तो कुल मिलाकर हमें जो है वो आर्टिकल 54 जो है वो डिटेल में समझ में आ चुका होगा कि निर्वाचक मंडल से हमारा तात्पर्य क्या है, निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है और कौन शामिल नहीं होता है। ठीक है, अगर हम इसको पीपीटी में देखना चाहें तो भी देख सकते हैं कि निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं, वो शामिल होता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वो भी शामिल होते हैं, और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेश यथा दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन भाग नहीं होता, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावनाएं होती है। तो दोनों ही सदनों में, ये जो दोनों सदन है लोकसभा राज्यसभा, इसके अतिरिक्त जितनी भी राज्य विधानसभाएं हैं, ठीक, दूसरा ये यूटी है, इन तमाम सारे जगहों पर जो भी मनोनीत सदस्य है, वो मनोनीत सदस्य जो है वो इसके भाग नहीं होते। किसके भाग नहीं होते, निर्वाचक मंडल के भाग नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त राज्य विधान परिषद, क्योंकि एक चीज जो हमने पीछे नहीं लिखी थी वो ये थी कि जैसे राज्य विधानसभाएं होती हैं सब जगह पर, ठीक है, परंतु 6 जगह पर राज्य विधान अगर हम राज्य विधान मंडल की बात करें तो राज्य विधान मंडल जो होता है उसमें 2 सदन होते हैं,
राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। तो राज्य विधान परिषद की हमने बात नहीं की थी। तो राज्य विधान परिषद के चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, वो भी इस निर्वाचक मंडल के भाग नहीं होते। यानी कि राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भी जो है वो इसके भाग नहीं होते। इसके अतिरिक्त और कौन भाग नहीं होते? तो सपोज कि कोई विधानसभा जो है वो डिसोल्व कर दी गई है, भंग कर दी गई है, विघटित कर दी गई है, तो और उसी समय राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव अयोग्य हो जाएंगे क्योंकि उसके सदस्य तो इसमें शामिल ही नहीं हुए, मतलब निर्वाचक मंडल पूरा ही नहीं हुआ? नहीं, उसका जो चुनाव है वो वैध होगा फिर भी, क्योंकि वो जो विधानसभा है वो डिसोल्व हो चुकी है और डिसोल्व विधानसभा के सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते। यानी कि और कौन नहीं भाग लेता? तो विघटित सभाओं के सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हमें याद रखनी है। ठीक है, तो हमारी ट्रिक में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अनआरपी। अब जब आर की बात करते हैं तो आर का मतलब होता है रीति। रीति का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की कौन सी रीति होगी। अगर हम इसको देखना चाहें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एवं ये कौन सा मतदान होता है? ये गुप्त तरीके से मतदान होता है। ठीक है, अब यहां पर कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें समझनी है। देखो, हमारा जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, पहली बात। सॉरी, हमारा जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि चुनाव तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार से होता है। और प्रत्यक्ष रूप से हमारे विधायक और सांसदों का चुनाव होता है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव राष्ट्रपति और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, इनका होता है। अब हम अगर देखना चाहें कि ये जो प्रक्रिया है अप्रत्यक्ष मतदान की, ये कितने प्रकार की होती है, तो एक तो होती है निर्वाचक सूची प्रकार की और एक होती है एकल संक्रमणीय प्रकार की। तो हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय प्रकार का होता है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव सूची, निर्वाचक सूची पद्धति से होता है, जिसमें कि एक लिस्ट दी जाती है किसी भी पार्टी के द्वारा। और सपोज के राजस्थान से 7 जो है राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं या 5 विधान राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दोनों ही पार्टियां जो अपने 5-5 उम्मीदवार है उनका नाम देगी। ठीक है, अब यहाँ के जो विधायक है वो जब वोट डालेंगे तो उस वोट में सपोज के 60% वोट जो है वो बीजेपी के आए हैं, 40% वोट जो है आपके कांग्रेस के आए हैं, तो 3 सदस्य तो बीजेपी के और 2 सदस्य कांग्रेस के चुन लिए जाएंगे। तो ऊपर से उस लिस्ट में ऊपर से जो 3 सदस्य है वो तो बीजेपी के आ जाएंगे, और कांग्रेस के द्वारा दी गई लिस्ट में ऊपर के जो 2 सदस्य हैं वो आ जाएंगे आपके कांग्रेस के। ये तो हो गई राज्यसभा के निर्वाचन की प्रणाली, जो भी अप्रत्यक्ष प्रकार की होती है, परंतु उसमें निर्वाचक सूची प्रकार से मतदान होता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो पहली बात होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब इसको आनुपातिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पहली बात ये होती है कि तमाम सारे जितने भी दल होते हैं उनको पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप होता है या कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग होता है उसका भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसको भी उसकी भी वोट की वैल्यू रखी जाती है, दूसरी बात। तीसरी बात क्या होती है कि जैसे सांसद होते हैं और जैसे आपके विधायक होते हैं, इनके मत मूल्य अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट जनसंख्या के जो मास होती है उसका जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनके जो मत मूल्य हैं वो आनुपातिक रूप से भिन्न होते हैं, इसीलिए इसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। ठीक है, जैसे बड़ा राज्य होता है तो उसका थोड़ा ज्यादा प्रतिनिधित्व होता है, छोटा राज्य होता है तो उसका कम प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, और इसके लिए उनका मत मूल्य भी निकाला जाता है, जैसे कि विभिन्न विधानसभाओं के मत मूल्य भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर देखना चाहें तो जो राजस्थान है उसका तो 129 ही मत मूल्य है, जबकि उत्तर प्रदेश जो है उसका तो 208 के समथिंग है। ठीक है, और सिक्किम जो है उसका तो 7 ही है। तो ये क्यों किया जाता है? ताकि वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे सिक्किम जो विधानसभा है उसमें सपोज के 60 मेंबर है, अगर इसके हर एक मेंबर को 200 मत मूल्य दे दिया जाएगा तो फिर इसके मत मूल्य 1200 हो जाएगा। ठीक है, जबकि राजस्थान जो 200 है सीटें, उसको 200 होकर भी उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसीलिए राजस्थान की 129 मत मूल्य रखा गया है और सिक्किम का 7 ही मत मूल्य रखा गया है, ताकि राजस्थान में रहने वाली जो जनसंख्या है उसका पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व उसके विधायक कर पाए।
ठीक है। इसी प्रकार से सिक्किम में जितनी जनसंख्या है उसके विधायक वहां की जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व कर पाए, ज्यादा नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश के जो विधायक है उसका मत मूल्य 208 है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भी 200 103 129 है, ठीक है। तो ये क्यों रखा गया है? ताकि उनका पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व जो राष्ट्रपति के चुनाव में वो हो पाए। ये तो हो गई आपके आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली। अब बात करते हैं एकल संक्रमणीय प्रणाली, यानी कि हम क्या है कि इसको डिटेल में ही समझते हैं। तो अगर हम देखना चाहें, इसमें किया क्या जाता है, इसमें किया यह जाता है कि हमेशा इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि आपके जो सांसद का जो मत मूल्य है, सांसद का कुल मत मूल्य जो है, मतलब तमाम सारे सांसदों का जो कुल मत मूल्य है वो तमाम सारे विधायकों का, विधायकों या लिख दो तमाम विधायकों, तमाम सांसदों, का कुल मत मूल्य ये हमेशा बराबर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर संघीय व्यवस्था है, ठीक है। राज्यों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना है और वो संघ के इक्वल ही होना चाहिए। तो संघ के जितने प्रतिनिधि है, यानी कि राज्यसभा के मेंबर, संसद के लोकसभा के मेंबर, उन तमाम सारे लोगों का मत मूल्य इज इक्वल टू भारत में जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके विधायकों का मत मूल्य हमेशा बराबर होता है, ताकि जो डिस्पैरिटी है वो मतलब क्रिएट ना की जा सके। अब जब हम बात करें कि विधायक, एक जो विधायक होता है उस विधायक का मत मूल्य किस तरीके से निकाला जाता है, तो विधायक का मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला यह होता है कि उस राज्य की, जिस राज्य का वो विधायक है उस राज्य की जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, डिवाइड बाई राज्य विधानसभा, जो राज्य विधानसभा है उसके जितने निर्वाचित सदस्य हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उनका भाग दे दिया जाता है। जैसे कि राजस्थान की जो जनसंख्या है उसमें यहाँ के सपोज के 200 निर्वाचित विधायक है, तो उनका भाग देकर जो भी आता है, तो राजस्थान में तो ये मूल्य आता है 129। तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 129। उत्तर प्रदेश के 208, ठीक है। इसी प्रकार से सिक्किम का देखोगे तो 7, जो सबसे कम है, ठीक है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का भी 129 है, ठीक है। मणिपुर, नागालैंड, इन राज्यों का भी 7-8 के समथिंग ही है। तो कुल मिलाकर एक विधायक का मूल्य तो इस प्रकार से निकाला जाता है। अब एक सांसद का मत मूल्य की जब बात की जाए, एक सांसद का मत मूल्य की जब बात की जाए तो वो किस प्रकार से निकाला जाता है, तो क्योंकि इन दोनों का इक्वल ही रखना है इसीलिए ये ध्यान रखा जाता है इसमें कि ऊपर जो है वो कुल सभी विधायकों, जितने भी विधायक है भारत के सभी विधायकों का कुल मत मूल्य यहां पर रखा जाता है ऊपर, और नीचे जो है निर्वाचित सांसदों की, ये जो निर्वाचित सांसद है की कुल संख्या जितनी भी है लोकसभा और राज्यसभा में, उसका इसमें भाग दे दिया जाता है। इससे एक सांसद का जो मत मूल्य है वो निकल कर आ जाता है, जो कि वर्तमान में 708 है, ठीक है। वर्तमान में सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या 776 है और 708 इसका मत मूल्य है, ठीक है। और अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर देखा जाए तो कुल मत मूल्य जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 1098,903। 1098,903 जो है वो कुल आपके जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने भी मत गिरेंगे और उन मतों को उनके मत मूल्य से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1098,903 आएगा। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जैसे जो आपके सांसदों का मत मूल्य है और कुल सांसदों की संख्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको डबल कर दो, क्योंकि विधायकों का मत मूल्य भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो वो तमाम सारा लगभग इसी के बराबर आएगा कि 10,98,903 के समथिंग आएगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कितने मत चाहिए, तो ये जो कुल मत है यानी कि 10,98,903 है, उसमें 1 + 1 यानी कि 2 का भाग दे देंगे प्लस 1 कर देंगे, यानी कि ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर 50% + 1 जो मत प्राप्त कर लेगा वो ही राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा। अब यहाँ पर 1 + 1 क्यों किया हुआ है, तो ये जो पहला वाला जो 1 है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है जितने भी पद चुने जाने हैं उसकी संख्या को बताता है। जब राज्यसभा के चुनाव होंगे
तब हो सकता है यहाँ पर कि जैसे कि राजस्थान से 5 जो राज्यसभा सांसद चुने जाने, तो यहाँ पर एक की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 सांसदों का चुनाव होना, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही राष्ट्रपति का चुनाव होना है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, आपके एक आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से 50% प्लस 1 मत पाने वाले व्यक्ति को क्या मिल जाता है, राष्ट्रपति का पद मिल जाता है। ये तो हो गई अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बातें। अब बात करते हैं कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति से हमारा क्या मतलब है। ठीक है, सपोज कि ये एक सारणी मैंने बनाई है, तो यहां पर आप ऐसा देख लीजिए, जैसे कि ये आपके एनडीए का उम्मीदवार है, ठीक, और ये जो है आपके इंडिया जो गठबंधन है उसका उम्मीदवार है, ठीक, और ये कोई एक निर्दलीय है। क्या है ये? एक निर्दलीय है। ठीक है साहब, अब इनका क्या होता है, इनको वोट देना है। वोट देना है तो सपोज के 5, वैसे तो कई सारे सांसद, जैसे कि 776 सांसद होंगे, ठीक है, कई सारे लगभग 4100 के समथिंग जो है वो विधायक होंगे, तो कई सारे जो है अभ्यर्थी होंगे मत डालने वाले। परंतु हम सपोज करते हैं कि 5 सदस्य जो है वो मत डालने वाले हैं। ठीक है, ये 5 सदस्यों के नाम ये हैं भैया। ठीक है, अब ये इन 5 सदस्यों के द्वारा जब मत दिया जाएगा, तब इनके द्वारा प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस किस प्रकार से, कि ये प्रेफरेंस देंगे कि मेरे अनुसार तो जो है वो, मेरे अनुसार तो जो है वो एनडीए का जो उम्मीदवार है वो नंबर 1 पे रहना चाहिए, और निर्दलीय उम्मीदवार नंबर 2 पे रहना चाहिए, और मेरा प्रेफरेंस अगर इन दोनों के काम नहीं आता तो थर्ड नंबर पे किसके, इंडिया जो उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन जो है उसका उम्मीदवार के काम आना चाहिए। सेकंड वाला जो मेंबर है वो उल्टी बात करता है, वो कहता है कि थर्ड नंबर पे इस पे आना चाहिए, एक नंबर पे इस पे आना चाहिए, और 2 नंबर पे इस पे आना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि या तो इंडिया गठबंधन का राष्ट्रपति बना दो, ठीक है, अगर नहीं बना पाओ तो फिर निर्दलीय को बना दो, और फिर नहीं बन पाए तो फिर एनडीए का बना दो। कहने का मतलब, इसकी प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि वो जो प्रेफरेंस दी जाती है वो आनुपातिक रूप से दी जाती है, वो जो है सूचीगत रूप से दी जाती है। और देखेंगे तो थर्ड मेंबर जो है वो भी अगेन फर्स्ट वाले की तरह बात करता है। ठीक है, परंतु जो फोर्थ मेंबर है वो कहता है कि भैया मेरे अनुसार तो जो राष्ट्रपति है वो निर्दलीय को बनना चाहिए, अगर निर्दलीय नहीं बन पाता है तो एनडीए वाला बने, और फिर उसके बाद में इंडिया गठबंधन वाला। ठीक है, फिर ये जो है वो अगेन जो है वो 3, 1 और 2 इस प्रकार से मत देता है। क्योंकि अब 5 मत हमारे सामने है, यानी कि किसी को भी जीतने के लिए 5/2 + 1 यानी कि 3 मत कम से कम चाहिए होते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि क्योंकि अब हम यहां पर देखेंगे कि एनडीए के जो उम्मीदवार है उसको तो 2 ही मत मिल रहे हैं, ठीक है, इंडिया गठबंधन को भी 2 ही मत मिल रहे हैं, और निर्दलीय को 1 मत मिल रहा है। परंतु ये तो मामला टाई हो गया, 3 किसी को भी मत नहीं मिल पाया। तो यहां पर क्या किया जाए, यहां पर यह किया जाता है कि एकल संक्रमणीय पद्धति को अपनाया जाता है, कि जो सबसे पीछे रह गया है उम्मीदवार उसको क्या कर दिया जाता है, उसके वोटों को 0 कर दिया जाता है, यानी कि निर्दलीय जो उम्मीदवार है उसके वोटों को क्या कर दिया जाएगा, 0 कर दिया जाएगा। अब जैसे ही निर्दलीय उम्मीदवार के वोटों को 0 कर दिया जाता है, तो इसको किसी भी व्यक्ति ने जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, जैसे कि फोर्थ व्यक्ति ने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी निर्दलीय को, तो इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस कैंसिल होकर कहां पर एकल रूप से स्थानांतरित हो जाती है, यहां पर स्थानांतरित हो जाती है, यानी कि एनडीए के उम्मीदवार को इसका मत मिल जाता है। यानी कि ये मत किसमें जुड़ जाएगा, इसमें, यानी कि एनडीए का अब कुल वोट वैल्यू, मतलब एनडीए के उम्मीदवार को कितने मत मिल चुके हैं, 3 मत मिल चुके हैं। इसीलिए एनडीए का जो उम्मीदवार है वो जो है यहां पर क्या हो जाता है, चुन लिया जाता है। एक और बात जो कि संविधान में लिखी हुई है वो क्या है, कि जब यहां पर भाग गुणा भाग ऐसे कुछ किया जाता है, जैसे कि एक विधायक का मत मूल्य यहां पर कुल जनसंख्या डिवाइड बाई निर्वाचित सदस्य, राजस्थान विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यहां पर लिखे हुए। तो सपोज के यहां पर क्योंकि भाग दिया जा रहा है तो मत वैल्यू इस प्रकार से आती है 128.6। तो जब भी 0.5 से ज्यादा आएगा तो उसको आगे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि 129। और जब भी वो सपोज कि 128.4 होता तो उसको क्या कर दिया जाता है, 128 कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ठीक है, इस बार आरएस मेंस में इससे एक प्रश्न आया था, वो प्रश्न काफी ज्यादा लेंदी था, तो उसकी लेंदी वाली जो लैंग्वेज है वो कहां से उठाई गई है, अगर हम उसको देखना चाहें तो मैं आपको एक जो है एक जो आपके बेयर एक्ट है वहां से देखता हूं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए
कि राष्ट्रपति के आपके जो आरपीएससी है उसके जब पेपर निर्मित किए जाते हैं तो उसके पेपर में उसके जब पेपर निर्मित किए जाते हैं तो आप देखेंगे कि आरपीएससी जो है वहां पर केवल और केवल बेयर एक्ट ही पड़ा रहता है। जब पेपर वो बनाते हैं तो वो बेयर एक्ट का ही सहारा लेकर बनाते हैं। किस प्रकार से उसके प्रमाण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि ये देखो, जब हम इस बार के निर्वाचन प्रक्रिया के ऊपर जो प्रश्न आया था उसमें अगर निर्वाचन की रीति की बात करें तो वहां पर आपको पता होगा कि एक पूरे ही पेज का भरा हुआ प्रश्न आया था। तो वो कहाँ से लिया गया था, तो वो सीधा का सीधा आपके बेयर एक्ट से उठाया गया था। आप ये वाला जो शब्द है 1000 के गुणित का भागफल में, इस वाले शब्द को मिलाकर भी देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो पेपर है वो सारे के सारे सीधे बेयर एक्ट से बनाए जाते हैं। तो हमें समझ के लिए क्लास का उपयोग करना है, लक्ष्मीकांत का उपयोग करना है, परंतु जब भी समय मिले तो एक बार बेयर एक्ट जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि बेयर एक्ट से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो बुक वाले हैं या जो टीचर है वो कुछ शब्दों को भूल जाते हैं। ठीक है, परंतु जब हम खुद बेयर एक्ट पढ़ लेते हैं तो जैसे एक शपथ से भी एक प्रश्न आया था, तो एक जैसे श्रद्धा पूर्वक शब्द जो है यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया था और पूछ लिया था कि भैया यहाँ पर जो है वो किसका नाम आएगा, तो वो श्रद्धा पूर्वक शब्द जो है, फेथफुली जो शब्द है उसका नाम था। इसी प्रकार से राष्ट्रपति जो है वो संविधान और विधि का क्या परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा। ठीक है, तो एक बार यूपीएससी ने भी पूछ लिया था कि संविधान का संरक्षक कौन है, तो वो राष्ट्रपति है। ठीक है, इसी प्रकार से किसकी शपथ लेता है, ईश्वर या सत्यनिष्ठा, किसी की भी शपथ ले सकता है। इसके अतिरिक्त और देखो कि ये निरंतर जनता की सेवा में, कल्याण में निरत रहेगा। कुल मिला के मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहता हूँ कि बेयर एक्ट जो है उसका उपयोग प्रश्न बनाने में लंबे समय से आरपीएससी में, यूपीएससी में किया जा रहा है, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब समय मिले तो उसको भी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, हालांकि अपन अपनी अगली मतलब जो है आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने पूरी तरीके से आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ लिया है। अब ये जो चुनाव होता है वो बैलेट, जो आपके बैलेट बॉक्स होता है उसमें ऑफलाइन तरीके से जो छाप लगा के और जो पेपर डाला जाता है उस तरीके से ये मतदान होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मतदान है वो गुप्त मतदान होता है, यानी कि न तो ये ईवीएम पे होता है न ही जो ओपनली होता है, ये कैसा गुप्त मतदान होता है और बैलेट पेपर पे होता है। ठीक है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। आर्टिकल 55 इसके साथ में ही आपके कंप्लीट हो जाता है। इसको पीपीटी में देख लेते हैं एक बार कि निर्वाचन की रीति क्या होगी। तो निर्वाचन की रीति में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो भी भिन्न भिन्न राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व क्या हो, समान हो, पहली बात। दूसरी, राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता होनी चाहिए और समस्त राज्यों के जो राज्य और संघ है, यानी कि राज्यों और संघ के में भी क्या होनी चाहिए, समतुल्यता होनी चाहिए। जितने भी राज्यों के विधायकों के मत है और सांसदों के जितने मत है उन दोनों में भी क्या होनी चाहिए, समतुल्यता होनी चाहिए। और उसके लिए निम्नांकित रीति को अपनाया जाना चाहिए। जो रीति हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ ली है कि एक विधायक का मत मूल्य किस प्रकार से निकाला जाएगा कि राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइड बाई राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य इंटू 1/1000। अच्छा, ये 1/1000 अपन वहां पे लिखना भूल गए थे। हाँ, ये यहाँ पर हमने 1/1000 नहीं लिखा था, तो यहाँ पर क्या लिखना है पे 1/1000 होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि बाकी तो फिर जनसंख्या तो काफी बड़ी है, तो 1/1000। और क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी से ही तो आया था कि 1000 के गुणित के भागफल की बात की गई थी, तो वो ये वाली बात जो है अपन भूल गए थे। तो 1000 जो है 1/1000 जो है उससे इसको मल्टीप्लाई करके एक विधायक का मत मूल्य निकाल दिया जा सकता है। इसके बाद में जब सांसद के मत मूल्य की बात आए तो सभी राज्यों के विधायकों का जो मूल्य है उसको जोड़ दिया जाता है ऊपर और उसमें भाग दिया जाता है संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी जो कुल संख्या है उसका इसमें भाग दे दिया जाता है। इससे एक सांसद का जो मत मूल्य है वो निकल कर आ जाता है, जो कि अभी क्या है 708। राजस्थान का क्या है 129 विधायकों का मत मूल्य है एक विधायक का, और एक सांसद का मत मूल्य कितना है 708। जीतने हेतु निश्चित मतों की अगर संख्या की बात की जाए तो कुल वेद मत जितने भी है डिवाइड बाई 1+1+1, यानी कि इसके नीचे 1+1 है और फिर इसके बाद में क्या है +1 है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है यानी कि ये 50% +1 वाली बात हो रही है, तो उसके द्वारा जो जीतने के लिए निश्चित मत है उसकी संख्या निकाली जा सकती है। 55(3) में जो है ये जो हमने जो नाम पढ़ा है उसका नाम उल्लिखित है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी गड़बड़ झाला होता है या विवाद होता है या जांच होती है
तो उसमें अंतिम निर्धारक कौन होगा? तो उसमें अंतिम निर्धारक जो है भैया आपके सुप्रीम कोर्ट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल प्रश्न है, ठीक है। वो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है विवाद होते हैं तो उसमें अंतिम निर्धारक कौन होता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट होता है। हमें एक और बात भी यहां पर ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर सपोज कि किसी भी राष्ट्रपति को उसने जो उसका चुनाव जो है अवैध घोषित कर दिया, तो क्या उस राष्ट्रपति के द्वारा तब तक के समय के लिए जो किए गए कार्य है वो जीरो हो जाएंगे? नहीं, वो जीरो नहीं होंगे। वो तो अपनी वैधता बरकरार रखेंगे, परंतु उस राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। यानी कि अवैध चुने होने के बावजूद उसने अपने पद पर रहते हुए जो भी कार्य किए होंगे वो वैध समझे जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने जो है अभी एनआरपी, क्योंकि एस स्क्वायर पहले पढ़ लिया था, एनआरपी में रीति हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे पदावधि। तो जब हम पदावधि की बात करते हैं तो पदावधि में क्या आएगा? पदावधि में आएगा कि राष्ट्रपति के जो पदावधि है यानी कि कार्यकाल है वो कितना होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो अपने चुने जाने की तारीख से 5 वर्ष तक होता है, यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है भैया इसका। इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा होता है कि इस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है वो महाभियोग प्रस्ताव ले आया जा सकता है। तो आर्टिकल 61 के तहत जब महाभियोग प्रस्ताव इसके खिलाफ लाया जाता है तो इसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक। दूसरी बात, तीसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि जो राष्ट्रपति है वो अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। और वो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बन जाता है कि त्यागपत्र किसको देता है? तो त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देता है और इसकी तुरंत सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जानी चाहिए, ऐसा संविधान में उल्लेखित है। अब हम देखें कि पदावधि में और कौन कौन सी चीजें हो सकती है। तो पदावधि की अगर हम बात करें तो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक ये अपने पद पर बना रहेगा, परंतु अपना त्यागपत्र दे सकता है ये कभी भी उपराष्ट्रपति को, ठीक है, संबोधित करके दे सकेगा। और इसकी सूचना जो है वो तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को दी जानी चाहिए। ये 56(1) में जो है 56(1) के भाग में ये उल्लेखित है, ठीक है। और इसका परंतुक यानी कि 56(1) का परंतुक जो है 56(2) है और उसमें ये लिखा हुआ है कि इसकी तुरंत सूचना जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को दी जानी चाहिए। जब 56(1) की बात करेंगे तो इसमें यह लिखा हुआ है कि संविधान के अतिक्रमण करने पर यानी कि संविधान का उल्लंघन करने पर, उसके खिलाफ काम करने पर आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और इस महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। महाभियोग की विस्तृत प्रक्रिया अभी हम देखेंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है अपनी अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी तब तक अपने पद को धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। यानी कि सपोज के राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल खत्म हो गया है, ठीक है, और तब तक चुनाव नहीं हो पाया है, तो जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता है, वो अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। ये किसमें लिखा हुआ है? ये 56(ग) में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम हमारी ट्रिक की आगे की तरफ देखें तो एस स्क्वायर एनआरपी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। फिर योयो हमें पढ़ना है, तो यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है। तो पहला वाला जो पी है, देखो इसका मतलब तो क्या था? पदावधि था साहब। इसका मतलब क्या है? तो पुनः निर्वाचन की जो पात्रता है वो यहाँ पर उल्लेखित है। तो पुनः निर्वाचन की पात्रता क्या है कि हमारे भारत में राष्ट्रपति जो है वो कितनी भी बार बन सकता है, ठीक है। जबकि जैसे कि अमेरिका जो है वहां पर तो 2 बार ही बन सकता है, परंतु भारत में वो कितनी भी बार बन सकता है। जब हम योग्यता की बात करेंगे तो योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 58, क्योंकि देखो ये 52, 53, 54, 55, 56, 57 और ये 58, यानी कि योग्यता कौन से आर्टिकल में वर्णित है? 58 में वर्णित है। और योग्यता में क्या लिखा हुआ है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात, लोकसभा का जो सदस्य है उसके बनने की अर्हता उसके पास में होनी चाहिए, यानी कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो भी योग्यता होनी चाहिए वो भी उसके पास में होनी चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये भी संविधान में, मतलब आर्टिकल में तो यही लिखा हुआ है संविधान में, तो परंतु उसके अतिरिक्त ये भी लिखा हुआ है कि उसको जो है वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब ये लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद का मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी भी पद पर वो होता है तो वो लाभ का पद कहलाता है। परंतु यहां पर भी एक परंतु लगा के ये लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति है, जो राज्यपाल है, जो भी मंत्री है, वो लाभ के पद नहीं है, ठीक है। कौन कौन? 4 बातें लिखी हुई है: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और
मंत्री जो है वो लाभ के पद नहीं है। ये कहां पर लिखा हुआ है? योग्यता में लिखा हुआ है। इसका मतलब पी का मतलब, यहां पर पी का मतलब क्या है, जो कि आर्टिकल 59 है, वो है पद शर्तें। पद के लिए कौन कौन सी शर्तें विशेषाधिकार है? ठीक है, ओ का मतलब ओथ है, ठीक है, हाँ, यो आईपी है ना, यो आईपी। तो ओ का मतलब ओथ, आई का मतलब इंपीचमेंट, और पी का मतलब यहां पर पद रिक्ति है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 57 हमने पढ़ लिया कि वो कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित होने की पात्रता उसके पास होती है। आर्टिकल नंबर 58 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 58 में इसकी योग्यता लिखी हुई है। तो 58(1) में क्या लिखा हुआ? 58(1) में 3 बातें लिखी हुई है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की अर्हता उसके पास होनी चाहिए। 58(2) की बात करें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि सरकार में लाभ के पद पर ना हो। हालांकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री जो है वो लाभ के पद नहीं है, ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी भी ऐसे पद पर नहीं होना चाहिए कि जो कि सैलरी पा रहा हो, राष्ट्र जैसे कि कोई आईएएस ऑफिसर हो, कोई जो है आपके सांसद हो, ठीक है, तो वो लाभ के पद है, वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर सपोज कि कोई सांसद होता है, तो सांसद जैसे ही वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो उसके सांसद की सीट खाली समझी जाती है। ऐसी बातें भी यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अतिरिक्त भी देखो, ये तो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये वाली जो बात है वो बाद में एक्ट के द्वारा जोड़ी गई है। और क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, और 25,000 रुपए, 15,000 रुपए की जो जमानत है वो आपको जमा करानी पड़ेगी, ठीक। अच्छा, ये राशि क्या शुरुआत में जब संविधान स्टार्ट हुआ था तभी से सेम बनी हुई है? नहीं, ये जो संख्या है अनुमोदक प्रस्तावकों की 50-50 या 15,000 जो जमानत राशि है, ये 1997 में जोड़ी गई, ठीक है। इससे पहले जो जमानत राशि थी वो तो 2,500 ही थी, और अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या 10-10 ही थी। यानी कि 1997 में जो है वो जोड़ी गई। क्योंकि ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदकों की राष्ट्रपति को नीड होती है, 15,000 जमानत जमा करानी पड़ती है, क्या यह जो है संविधान के शुरुआत से ही सुनिश्चित कर दी गई थी? ये अब तक इसमें बदलाव नहीं हुआ है क्या? नहीं, इसमें बदलाव हो रखा है। 1997 में ये मतदान मतलब बदलाव जो है वो हुआ था। ये जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है अगर आपने 1/6 मत प्राप्त नहीं किए। 1/6 का मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज कि 600 मत है, 600 डिवाइड बाई 6, यानी कि 100 मत अगर आपने प्राप्त नहीं किए तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है, ठीक है। ये हो गई आपकी योग्यता की बात। तो हमने अभी पढ़ लिया है एस स्क्वायर, एनआरपी, यो, ठीक है। अब यो में ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पद शर्तें, ठीक है। आईपी हमें बाद में पढ़ना है। तो पद शर्तें की अगर हम बात करें तो पद शर्तों में कौन कौन सी चीजें आएगी? तो पद शर्तों में यह आएगा कि भैया जो भी दूसरी अनुसूची है वहां पर जो भी आपके वेतन और विशेषाधिकार भत्ते जो दिए हुए हैं वो राष्ट्रपति को दिए जाएंगे, ठीक है भैया। वहां पर वेतन का और इसका सबका जिक्र हमने किया था जब अनुसूचियां पड़ी थी। इसके अतिरिक्त भी उसने अपने पद के कर्तव्य के निर्वहन के लिए जो भी काम किए हैं उसके लिए आपराधिक और विधिक रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। यानी कि वो अपने पद पर रहते हुए जो भी काम करता है उस काम करने के दौरान उसके खिलाफ थाने में जो है वो मामला दर्ज नहीं करवाया जा सकता, उसके खिलाफ वारंट नहीं निकाला जा सकता, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसमें अदालत में जो है उसके खिलाफ कोई भी वाद दायर नहीं किया जा सकता अगर उसने अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए कोई काम किया है तो, ठीक है। हालांकि सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक पद पर रहते हुए जो काम किया है उसके लिए तो उसे उन्मुक्ति है ही सही, व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी उसे उन्मुक्ति है। परंतु व्यक्तिगत कार्यों में अगर उसने जो है निजी हित को देखते हुए कोई काम किया है तो वहां पर उसे 2 महीने का नोटिस देकर उसके खिलाफ वाद दायर किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम पद शर्तें जो है उसको देख लेते हैं एक बार कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होगा। सॉरी, अगर कोई भी व्यक्ति सांसद और विधायक है जो कि राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो जैसे ही वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसका सांसद और विधायक की जो सीट है वो उसी समय से रिक्त समझी जाएगी। अगर होगा तो पद ग्रहण की तारीख से सदस्यता उसकी क्या है? सदस्यता स्थान उसका क्या होगा? रिक्त होगा। दूसरी बात, वो लाभ के पद पर नहीं होगा, ये तो अपन ने पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दूसरी जो अनुसूची है वहां पर जो भत्ते, विशेषाधिकार और वेतन जो दिया हुआ है उसके अनुसार राष्ट्रपति उसको ग्रहण करने का अधिकार रखेगा। और भत्ते और लब्धियां जो है, जो वेतन भत्ते हैं, उसमें उसके पद ग्रहण करने के बाद में कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अच्छा, क्यों नहीं किया जाता है? ताकि वो अपने काम जो है बिना किसी दबाव के कर सके, ठीक है। तो भत्ते और लब्धियों में बिना किसी
मतलब पदावधि के दौरान कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। विशेषाधिकार क्या दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो देखो ये तो आपके आर्टिकल 59 में ही लिखे हुए हैं। ये विशेषाधिकार जो हम बाद में आर्टिकल पढ़ते हैं वहां पर भी लिखे हुए हैं, सांसद के जब विशेषाधिकार पढ़ते हैं तब भी इनका जिक्र आता है कि कार्यकाल के दौरान किसी भी विधिक व आपराधिक कार्यवाही से इसको उन्मुक्ति होगी। मतलब अपने कार्यकाल के दौरान पद पर रहते हुए सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए, कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जो भी उसने काम किए हैं, ठीक है, उन कामों को आपराधिक और विधिक रूप से उन्मुक्ति होगी। आपराधिक और विधिक रूप से कार्यवाही से क्या होगी, उसको उन्मुक्ति होगी। व्यक्तिगत कृत्यों को भी उन्मुक्ति होगी। हालांकि व्यक्तिगत कृत्यों के लिए तो उसको 2 महीने का नोटिस देकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि 2 महीने के नोटिस देने के बाद में निजी कृत्यों के लिए उसके खिलाफ अभियोग चलाया जा सकता है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 59 में पद शर्तों में क्या क्या चीजें वर्णित है। अब हम आर्टिकल 60 में शपथ पढ़ेंगे, ओथ नाम से जो आता है, फिर इंपीचमेंट और फिर पद रिक्ति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओथ के बारे में अगर हम देखें तो ओथ अभी हमने जो बेयर एक्ट है उसमें भी देखा था, तो उसमें 3 बातें वर्णित थी। ओथ में क्या बातें वर्णित थी, पहली बात तो ओथ कौन दिलाएगा, तो ओथ तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो ओथ दिलाएगा, या फिर सपोज कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, ठीक है, तो उसकी जगह पर जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो जो है आपके राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, पहली बात, ठीक है। शपथ किस बात की दिलाएगा, तो हमने वहां पर भी देखा था बेयर एक्ट में कि श्रद्धा पूर्वक जो है वो राष्ट्रपति के पद के जो कार्य है, राष्ट्रपति के पद के जो कार्य है, जो कर्तव्य है, जो कृत्य है वो करेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या करेगा कि संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा, यानी कि संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को। जनता की सेवा और कल्याण की शपथ भी लेता है, यानी कि इन तीनों ही चीजों की शपथ लेता है कि वह राष्ट्रपति के कर्तव्यों को बहुत ही सही ढंग से करेगा, श्रद्धा पूर्वक शपथ लेता है इस बात की। दूसरी बात, वो संविधान का परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण करेगा, और वो जनता की सेवा व कल्याण करेगा। अच्छा, कोई भी व्यक्ति जब राष्ट्रपति के पद पर बैठता है तो वो शपथ अवश्य ही लेगा, बिना शपथ के कोई भी इस पद पर नहीं बैठेगा, पद धारण करने से पूर्व शपथ जो है वो अवश्य ही लेगा। अब हम आर्टिकल नंबर 61 यानी कि महाभियोग के बारे में बात करें, तो महाभियोग के बारे में बात करने के लिए हम इस मेथड को पूरी तरीके से एक बार समझ लेते हैं। सपोज के ये आपके संसद है, संसद में ये आपके लोकसभा है और ये आपके राज्यसभा है। ये जो राष्ट्रपति है, आर्टिकल 61 में ऐसा लिखा हुआ है, आर्टिकल 61(1) में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के खिलाफ संविधान के, अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है तो इसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, महाभियोग संकल्प लाया जा सकता है, महाभियोग का जो आरोप है वो लगाया जा सकता है, ठीक है। अब 61(1) के तहत ये कैसे किया जा सकता है, तो ये इस आधार पर, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर किया जा सकता है, और इसके लिए भी 2 प्री कंडीशन है कि पहली बात तो ये कि लगभग 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव या संकल्प या आरोप, ठीक है, वो 14 दिन पूर्व सूचना के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। सपोज कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उसका 1/4 सदस्य हस्ताक्षर कर देते हैं और 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाती है अध्यक्ष को, और ये प्रस्ताव यहाँ पर पेश कर दिया जाता है। यानी कि महाभियोग प्रस्ताव जब इस सदन में आता है तो ये एक आरोप के रूप में सामने आता है, और ये आरोप की जो है यहाँ पर मतदान करके ये देखा जाता है कि क्या इसको 2/3 मतदान, यानी कि ये जो सदन है इसके कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, कौन सा, लोकसभा से ये महाभियोग प्रस्ताव यहां से पारित हो जाता है 2/3 बहुमत से, तो फिर ये प्रस्ताव चला जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा क्या करती है, तो राज्यसभा यहाँ पर इन आरोपों की जांच करती है, इन आरोपों की क्या करती है, जांच करती है। महाभियोग प्रस्ताव में जो आरोप लगाए हुए हैं इन आरोपों की जांच करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जो राष्ट्रपति होता है उसको यहां पर उपस्थित होने और अपना मत देने या अपना किसी प्रतिनिधि को भेजकर अपना मत रखवाने का अधिकार यहां पर इसके पास में होता है, कि राष्ट्रपति अपना पक्ष जो है वहां पर रखता है कि महाभियोग प्रस्ताव मेरे खिलाफ लाया गया है तो मेरा पक्ष यहां पर यह है।
अच्छा, इन तमाम सारी बातों के बावजूद जब ये इन आरोपों को सही पाता है और इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, 2/3 बहुमत से जैसे ही पारित होता है, जिस दिन ही पारित होता है उसी दिन राष्ट्रपति को अपना पद रिक्त करना पड़ता है, क्योंकि उसके खिलाफ क्या है, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो चुका है। जैसे ही पारित होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ये आर्टिकल 61(1) से लगाकर 61(4) में जो है ये तमाम सारी बातें वर्णित है। देखेंगे हम किस तरीके से। तो 61(1) में क्या लिखा हुआ है, संविधान के अतिक्रमण करने पर जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। 61(2) में ये लिखा हुआ है कि प्रस्तावक कितने होने चाहिए, 1/4 सदस्य होने चाहिए, अपने हस्ताक्षर के साथ में 14 दिन पूर्व सूचना के उपरांत किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यदि सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इसको पारित कर देते हैं तो ये अगले सदन में जाएगा, और अगला सदन यानी कि दूसरा सदन क्या करेगा, इस आरोप या महाभियोग प्रस्ताव की क्या करेगा, जांच करेगा, इन आरोपों की जांच करेगा। और इस दौरान जो है सदन में राष्ट्रपति को उपस्थित होने और अपनी बात रखने या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से रखवाने का क्या होता है, अधिकार होता है। जब हम 4 की बात करें, 61(4) की, तो यदि आरोपों को सही पाया जाता है तो इस सदन के और इस सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से भी इसको पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को इसी तारीख से अपने पद से हटना होगा, क्योंकि उसके खिलाफ क्या पारित हो चुका है, जो है आपके महाभियोग प्रस्ताव पारित हो चुका है। अब बात करते हैं महाभियोग प्रस्ताव में कौन कौन भाग लेता है। देखो, हमने निर्वाचन की प्रक्रिया देखी थी, तो निर्वाचन की प्रक्रिया में दोनों ही सदनों, राज्यसभा लोकसभा के मनोनीत सदस्यों ने निर्वाचन में भाग नहीं लिया था, यानी कि निर्वाचक मंडल के वो सदस्य नहीं होते हैं, परंतु वो इस महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जो मनोनीत सदस्य है वो इसमें भाग लेते हैं। परंतु इसके ठीक विपरीत आप देखो कि निर्वाचन में तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने भी भाग लिया था, यूटी के निर्वाचित सदस्यों ने भी भाग लिया था, परंतु वो महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। यानी कि ऐसा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि नामांकित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, परंतु ये चुनाव की तरह जो है मतलब चुनाव में तो ये भाग नहीं लेते, परंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और चुनाव की तरह राज्य विधानसभा और यूटी के जो निर्वाचित सदस्य थे वो इस महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है, यानी कि वाइस वर्सा वाली कुछ बातें हैं तो वो हमें जो है क्रिस्टल क्लियर रहनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रश्न हमारे सामने डाले तो हम उलझे उसमें ना। जब हम बात करते हैं, यानी कि हमने देख लिया था कि एस स्क्वायर, एनआरपी, यो यो, आईपी, ठीक है, तो ओथ हमने देख ली है। अब हमने इंपीचमेंट देख लिया, अब हम देखते हैं पद रिक्ति, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद रिक्त होता है, सपोज के रिक्त किस कंडीशन में हो सकता है, तो जब वो 5 वर्ष का कार्यकाल उसका पूरा हो गया हो तब वो रिक्त हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए तो ये इलाज निकाला जाता है कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसका चुनाव करवा लिया जाता है, ताकि उसके पहले ही जो है अगर राष्ट्रपति अगर पद ग्रहण कर ले और उसको एक्सटेंशन लेकर अपना पद ग्रहण ना करना पड़े, या फिर सपोज के 5 वर्ष पश्चात भी उसका चुनाव नहीं हो पाता है, तो जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता तब तक यही राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है, और अगला राष्ट्रपति आने तक उसकी शपथ ग्रहण करके पद ग्रहण करने तक ये अपने पद पर बना रहता है। हालांकि 5 वर्ष पहले ही जो है वो चुनाव करवा लिए जाते हैं, तब तक राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बना रहता है। ठीक है, और कौन सी कंडीशन होती है जब इसकी पद रिक्त हो सकता है, सपोज के ये उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे, सपोज के इसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया प्रस्ताव पारित हो जाए, ठीक है, सपोज के ये जो है अपने उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, और चौथा कंडीशन सपोज के इसका जो चुनाव है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, तो इन चारों ही कंडीशन में फिर कौन राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा, तो उस समय उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की शक्तियां धारित करते हुए उसके पद पर बैठेगा। उपराष्ट्रपति जो बैठेगा, अब उसके पास में राष्ट्रपति की तमाम सारी शक्तियां होगी। ठीक, अब सपोज ये उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है या उपराष्ट्रपति भी रिक्त है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो राष्ट्रपति की सीट पे बैठेगा। ठीक है, वो भी अगर अनुपस्थित है तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा। ठीक है, यानी कि त्यागपत्र देने, महाभियोग प्रक्रिया से हटाए जाने, मृत्यु होने या पद हेतु अयोग्य होने या निर्वाचन अवैध होने पर कौन बैठता है, उपराष्ट्रपति, इसके बाद में कौन बैठता है, सीजेआई, इसके बाद में कौन बैठ सकता है, वरिष्ठतम न्यायाधीश। यानी कि ये अनुपस्थित जैसे ही रिक्त इनकी स्थान रिक्त होते रहते हैं या इनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो आगे से आगे जो है किस प्रकार से क्रम यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, ये आपके राष्ट्रपति वाली तमाम सारी बातें हो गई है। अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति की शक्तियों की। जब हम शक्तियों के बारे में देखें तो इसकी शक्तियां देखो, क्योंकि जो है
क्लास का टाइम लगभग होने में है, तो हमें शक्तियां सारी रिवाइज करनी है, तो मैं फटाफट से दिखा देता हूं। जैसे कि एक तो होती है कार्यकारी शक्तियां, ठीक, एक होती है आपके विधायी शक्तियां, एक होती है आपके वित्तीय शक्तियां, इसके अतिरिक्त आपके पास में होती है जो कूटनीतिक शक्तियां, ठीक है, इसके अलावा सैन्य शक्तियां, इसके अलावा न्यायिक शक्तियां। तो ये राष्ट्रपति के पास ये तमाम सारी शक्तियां होती है। कार्यकारी शक्तियों का मतलब क्या है कि जो जितने भी कार्यपालिका के आदेश है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, यानी कि भारत सरकार के जितने भी काम है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो कार्य है वो उनको सरल करने के लिए, सहज करने के लिए राष्ट्रपति नियम भी बना सकता है। तीसरी बात, तमाम सारे कार्यकारी मेंबर जैसे कि प्रधानमंत्री हुआ, जैसे कि मंत्रिपरिषद हुआ, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति खुद ही करता है, और वो राष्ट्रपति के मतलब है ना, वो मतलब उनकी नियुक्ति खुद राष्ट्रपति करता है। इसके अतिरिक्त आप देखो महान्यायवादी जो है उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, और महान्यायवादी का वेतन भी राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और ये महान्यायवादी जो है वो प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो यहाँ पर हमने जो है वो 3 पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसी के अलावा जितने भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखोगे, जैसे सीएजी हुआ, जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य हुए, जैसे निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त हुए, तो इन तमाम सारे पदों पर भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी और कई सारे कार्यकारी कार्य है, तो वो अपन देख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक बार विधायी प्रकार के कार्यों की। तो जो संसद है उसके सत्र को आहूत करना, यानी कि सदन की जो बैठक है वो बुलाना, जब काम किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सत्रावसान भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सत्र की बैठक जब वर्ष की पहली बैठक होती है उसमें जो है वो संबोधन देता है। दूसरा, इसके अतिरिक्त वो जब चुनकर आता है तब भी वो जो है वो सदनों में यानी कि संसद में संबोधन देता है, ठीक है। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनको बिना राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पेश नहीं किया जा सकता, जैसे कि धन विधेयक हो गया, जैसे कि जितने भी मांग और अनुदान होते हैं उनको राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है। संचित निधि से कोई खर्च हो गया तो वो वाली बात भी नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त भी कई सारी विधायी शक्तियां होती है, जैसे कि किसी भी विधेयक को जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं कर देता तब तक वो अधिनियम नहीं बनता। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि किस प्रकार से विधायिका के तमाम सारे कार्यों पर जो है आपके राष्ट्रपति का नियंत्रण या फिर हस्तक्षेप होता है कि आपके राज्यसभा में 12 जो गणमान्य सदस्य है, कला साहित्य और संस्कृति से संबंधित जो 12 सदस्य हैं, उनको खेल से संबंधित जो 12 सदस्य हैं उनकी नियुक्ति, उनका मनोनयन भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। जो है आप सपोज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पद जो है वो रिक्त हो गए हैं, ठीक है, तो उनकी रिक्ति की स्थिति में किसी भी सदस्य को, किसी भी सदन के सदस्य को जो है वो अध्यक्ष के पद पर आसीन कर सकता है। इस प्रकार से कई सारी विधायी शक्तियां है। एक इंपॉर्टेंट हमें बात जो यहाँ पर समझनी चाहिए वो ये है कि सपोज के ये संसद है, संसद के ये राज्यसभा और लोकसभा है, राज्यसभा और लोकसभा से कोई भी बिल पास होता है तो वो जाता है राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति के पास में यहाँ पर 3 विकल्प होते हैं कि या तो वो इस बिल को स्वीकृत कर लेता है, जैसे ही स्वीकृत करता है तो वो एक्ट बन जाता है, ठीक, स्वीकृत करते ही वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, ठीक है। या फिर जो है वो क्या कर सकता है? इसको सुरक्षित रख सकता है। सुरक्षित रखने या वीटो के बारे में हम कल पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इसको पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए जब वो भेजता है, यानी कि इसको सस्पेंसिव वीटो भी कहते हैं, पुनर्विचार के लिए जब भेजता है तो वो ये पुनर्विचार के लिए वापस इस सदन में आता है, और अगर ये दोनों ही सदन इसको संशोधित, ये जो XYZ बिल था, इस बिल को संशोधित या असंशोधित रूप से पुनः पारित करके अगर वापस राष्ट्रपति के पास में भेज देते हैं, तो पुनः पारित करके भेजने के बाद में ये बाध्य होता है कि वो इसको अनुमति देगा ही देगा, बाध्य होता है कि वो इसको अनुमति देगा ही देगा। ये राष्ट्रपति की बारे में बात हो गई। इसी प्रकार से सपोज ये राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभा में भी राज्य विधानमंडल अगर हो तो राज्य विधानसभा और विधान परिषद 2 प्रकार के सदन होंगे, ठीक है। अगर यहाँ से कोई प्रस्ताव पारित होकर होता है, कोई विधेयक पारित होता है, तो वो राज्यपाल के पास में जाएगा, और राज्यपाल के पास में अगेन जो है यहाँ पर 3 विकल्प से 4 विकल्प होंगे कि वो तो या तो इसको स्वीकृत कर सकता है, स्वीकृत करेगा तो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, या फिर वो उसको सुरक्षित रख सकता है, या फिर जो है वो इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है,
या फिर उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए उसको आरक्षित कर सकता है। ठीक, राज्यपाल जब किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है तो अगेन राष्ट्रपति के पास में ये चार विकल्प होते हैं, मतलब ये तीन विकल्प होते हैं कि वो उसको स्वीकृत कर सकता है, करते ही तो एक्ट बन जाएगा, सुरक्षित रख सकता है और पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, परंतु सपोज के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित इसने रख दिया, राष्ट्रपति ने इसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, तो राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजे जाने के बाद अगर ये सदन यानी कि राज्य विधानसभा इसको पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास में भेजते हैं तो राष्ट्रपति यहां पर बाध्य नहीं होता है इसको पारित करने के लिए। यानी कि राज्यपाल ने अगर एक बार विचारार्थ आरक्षित कर दिया राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति उस मामले में क्या होता है, मतलब वो होता है कि इसके पास में प्रिविलेज होता है कि वो उसको स्वीकृत करे या ना करे, वो उसकी मर्जी। ठीक है, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक डिसीजन दिया था, उसके तहत यह कहा था कि राष्ट्रपति राज्यपाल जो है अगर किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देता है, ठीक, पुनर्विचार के लिए भेज देता है, और अगर ये पुनर्विचार के लिए भेजा गया विधेयक अगर पुनः पारित होकर आ जाता है राज्यपाल के पास में, तो उसको क्या है कि इस पे मतलब है ना, इसको अनुमति देनी ही पड़ेगी, इसको अनुमति मतलब उसको जो है वो स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। अगर वो स्वीकृति नहीं देता है तो भी वो 1 महीने के अंदर या तो फिर 3 महीने के अंदर कारण बताना चाहिए या 1 महीने के अंदर उसको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, और ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं कर सकता। ठीक है, जगदीप धनखड़ साहब ने भी इसके खिलाफ फिर कई सारे बयान दिए थे। हालांकि ये डिसीजन जो है अभी भी वर्तमान में अस्तित्व में है कि राज्यपाल जो है इस विधेयक को 1 महीने में अनुमति देगा, अगर वो पुनः पारित होकर आ जाता है, और नहीं होता है तो फिर वो 3 महीने में जो है वो कारण यहाँ पर बताएगा, विधायिका के सामने रखेगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी विधायी शक्तियों के बारे में। ठीक है, विधायी शक्तियों के बारे में कल और थोड़ा डिटेल में अपन और अगर समय मिलेगा तो पढ़ लेंगे, बाकी जब संसद पढ़ेंगे तब तो डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, वित्त विधेयक के बारे में अगर आप देखो तो बजट जो है वो बिना पूर्वानुमति के, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पेश नहीं होता है। ठीक है, विशेषतः धन विधेयक हो गया, आपके अनुदान मांग हो गए। इसके अतिरिक्त आप देखो कि जो है राज्य और केंद्र में धन बंटवारे के लिए जो वित्त आयोग जो गठित किया जाता है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यूपीएससी, सीएजी, इलेक्शन कमीशन, इन तमाम सारे संवैधानिक जो आयोग है इनकी रिपोर्ट भी जो है वो संसद में कौन रखवाता है, तो वो राष्ट्रपति ही रखवाता है। तो कई सारी वित्तीय और विधायी शक्तियां राष्ट्रपति के पास में होती है। ठीक है, कूटनीतिक शक्तियों की बात करें तो भारत के जितने भी समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे राजदूत होते हैं या फिर उच्चायुक्त के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, या बाहर से कोई उच्चायुक्त आता है या राजदूत आता है उसका स्वागत भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, सैन्य शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति जो है हमारी थल सेना, जल सेना और वायुसेना का जो है सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, वो किसी भी जो है राष्ट्र से जब युद्ध होता है तो उसकी घोषणा भी वही करता है संसद की अनुमति से, और उस पर रोक भी सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है उसके पास में कई सारी न्यायिक शक्तियां भी होती है कि वो किसी के भी दंड को जो है क्या कर सकता है, मतलब है ना, पूर्णतः माफ कर सकता है। स्पेशली जब संघीय विधि की बात हो, स्पेशली जब सैन्य न्यायालय की बात हो, तो वो ऐसी कई सारी जो है न्यायिक शक्तियां भी इसके पास में होती है। न्यायिक शक्तियों के बारे में भी हम जो है कल डिटेल में पढ़ेंगे, किस प्रकार से उसके पास में जितनी भी ऑब्सोल्यूट और ये जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, प्रविलंबन क्या है, आपके हाँ जितनी भी चीजें हैं जैसे रेप्राइव्ड क्या है। ठीक है ना, तो ये तमाम सारी चीजें हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। अभी एक बार के लिए, क्योंकि ये हमने एक बार मोटा मोटी देख लिया है, तो एक बार इन स्लाइड के द्वारा हम जो तमाम सारी शक्तियां हैं उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 53 में शक्तियां वर्णित है। ठीक है, उसके तहत अगर हम कुछ देखना चाहें तो कार्यकारी शक्तियों में यह है कि भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही तमाम सारे काम होंगे, और राष्ट्रपति जो है वो केंद्र सरकार की सहूलियत के लिए नियम भी बनाएगा। ठीक, आर्टिकल 77 में ये लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त पीएम और मंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। महान्यायवादी के वेतन की का निर्धारण भी कौन करता है, राष्ट्रपति। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये महान्यायवादी और ये जो है वो प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त सीएजी हो गया, आपके यूपीएससी हो गया, यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य हो गए, चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त हो गए। ठीक है, राज्यपाल हो गए। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हो गए। इन तमाम सारे व्यक्तियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। इसके अतिरिक्त जो आपके
शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, अन्य पिछड़ा आयोग है, अंतर्राज्य परिषद है, इनके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? आपके राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। अच्छा, जो राष्ट्रपति जो है वो पीएम से भी कोई भी जानकारी जो है वो मांग सकता है, और किसी भी समय मतलब है ना, पीएम से किसी भी प्रशासनिक जानकारी मांग सकता है, और ऐसे विषय जो कि मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए नहीं रखे गए हैं, केवल एक मंत्री ने ही निर्णय लिया है, ऐसे विषय पर प्रतिवेदन मांगा जा सकता है, और ये कहा जा सकता है कि इसको पूरी मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएं। ठीक है, तो पीएम से जानकारी मांग सकता है, और ऐसे निर्णय जिन पे प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जिसे केवल मंत्री द्वारा, किसी एक मंत्री द्वारा ही लिया गया हो, किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार न किया हो, तो यहां पर प्रतिवेदन मांगकर यह कहा जा सकता है कि उसे पूरी मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार करवाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो आपके शेड्यूल और ट्राइबल एरिया है, वहां पर भी कुछ प्रशासनिक शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास में होती है। ठीक है, तो जब हमने पैसा एक पढ़ा था या फिर जो अनुसूचियां देखी थी, तब वहां पर भी ये चीज हमने जिक्र इसका देखा था। अब हम विधायी शक्तियों की बात करते हैं, तो संसद जो है उसकी बैठक बुलाने के लिए, सत्रावसान करने के लिए, संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करने के लिए, या लोकसभा का विघटन करना हो, ये तमाम सारी विधायी शक्तियां किसके पास में होती है? राष्ट्रपति के पास में होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखो कि प्रत्येक नए चुनाव में और नए वर्ष में संसद के दोनों सदनों को संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा सदस्यों की अगर हम लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर रिक्त हो, वहां पर वो उनकी रिक्ति हो, तो अध्यक्षता जो है वो किसी भी सदस्यों को वो सौंप सकता है, सदन के किसी भी सदस्यों को राष्ट्रपति ऐसा सौंप सकता है। अच्छा, अध्यादेश के बारे में भी कल डिटेल में पढ़ेंगे कि अध्यादेश की शक्ति वही होती है जो संसद के विधेयक की शक्ति होती है, एक्ट की शक्ति होती है, और इसको जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से किसी भी समय वापस भी ले सकता है, अध्यादेश पारित कर सकता है 123 के तहत। ठीक है, डिटेल में कल और पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप जो देखो सीएजी यूपीएससी वित्त आयोग की रिपोर्ट भी ये संसद में रखवाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त केंद्र शासित जो प्रदेश है यूटी जो है वहां पर नियम और विनियम भी बनाता है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित 12 सदस्यों की नियुक्त मनोनयन भी जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति ही करता है। चुनाव आयोग के परामर्श, अच्छा, चुनाव आयोग से परामर्श करके संसद का कोई सदस्य अगर निहर मतलब है ना अयोग्य हो रहा है, ठीक है, तो उससे परामर्श करके जो है वो किसी भी सदस्य की निहरता के प्रश्न का भी निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी कि संसद का कोई सदस्य अगर उसकी निहरता साबित हो रही है, तो वहां पर भी कौन निर्णय करता है? आपके राष्ट्रपति निर्णय करता है। किसके परामर्श के उपरांत? चुनाव आयोग के परामर्श के उपरांत। ठीक है, कुछ विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, जैसे कि संचित निधि पर खर्च हो, सीमा परिवर्तन की बात हो, धन विधेयक की बात हो। ठीक है, ऐसे विधेयक पर क्या है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति और सिफारिश आवश्यक होती है। अच्छा, संसद का जो विधेयक होता है उसको तो उसके पास में कितने विकल्प होते हैं? 3 विकल्प होते हैं। सुरक्षित रख सकता है, स्वीकृत कर सकता है, या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि धन विधेयक को कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि ऐसा होता है कि धन विधेयक तो उसी की पूर्वानुमति से ही पेश होता है, तो उसको पुनर्विचार के लिए क्यों भेजेगा? और अगर पुनर्विचार के लिए भेजता है तो उसको अनिवार्यतः जो है अनुमति दे ही देता है, पुनर्विचार के लिए भेजता ही नहीं है पहली बात तो, और उसको जो पारित होकर आता है तो उसको अनिवार्यतः अनुमति दे देता है, क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति से ही तो पेश हुआ था। तो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजता, परंतु अन्य विधेयक जिनको पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है तो वो पुनः पारित होने पर उसको सहमति देनी ही होगी, सहमति देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा उसको, ऐसा हमने देख लिया। राज्य विधायिका में भी पारित विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर देता है तो भी उसके पास में कितने विकल्प होते हैं? तो 4 विकल्प होते हैं यहाँ पर कि वो उसको स्वीकृत दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है, या पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। हालांकि जब वो पुनर्विचार हेतु भेज देता है और पुनः पारित होकर आ जाता है तो वो उसको स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होता है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा अगर किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है तो राज्य विधानसभा द्वारा उसे अगर संशोधित या असंशोधित रूप से उसको पारित होकर वापस पुनः भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसको अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, किसके केस में? राज्य विधानमंडल के केस में, परंतु संसद के केस में तो वो बाध्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में। तो वित्तीय शक्तियों में धन विधेयक हो गया, अनुदान मांग हो गया, ये सबकी पूर्वानुमति जरूरी होती है राष्ट्रपति से। इसी प्रकार से बजट संसद में कौन रखता था? इसका नाम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, बजट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बजट संसद के समक्ष कौन रखवाता है? तो राष्ट्रपति रखवाता है। इसके अतिरिक्त आकस्मिक निधि जो है उससे अगर कोई अग्रिम भुगतान करना हो, किसी अर्जेंट खर्च की जरूरत पड़ी हो, तो उसकी भी अनुमति कौन दिला सकता है? राष्ट्रपति दिला सकता है। राज्य और केंद्र में कर बंटवारे के लिए हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है।
इसके अतिरिक्त आप देखो कि जो न्यायिक शक्ति की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, जो मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अतिरिक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जो है वो सलाह भी मांग सकता है राष्ट्रपति, विधि या कोई भी संविधान का कोई भी प्रश्न हो उस पर, परंतु वो उसकी सलाह मांग सकता है और सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो बाध्य है, परंतु राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी तथ्य और विधि की सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, कौन? राष्ट्रपति, हालांकि सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये सलाह देने के लिए बाध्य है। ठीक है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के जो भी दंडा, किसी को भी अगर सजा मिल गई है तो उसकी सजा को निलंबित कर सकता है, माफ कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। ठीक है। और वो स्पेशली कौन कौन से मामलों में? सैन्य अदालत वाले मामले में, केंद्रीय विधि के तहत अगर कोई किसी को दंड मिला है और किसी को कोई मतलब है ना फांसी की सजा मिली हो तो भी वो उसको माफ कर सकता है। ठीक है। इसको हम कल वापस से डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या बदलाव और हो सकते हैं। ठीक है। कूटनीतिक शक्तियों की बात करें तो कूटनीतिक शक्तियों में सभी संधियां जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। अंतरराष्ट्रीय मंचों और मामलों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कौन, मतलब भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और तमाम सारे कूटनीतिज्ञों और राजदूतों, उच्चायुक्तों को भेजना या उनकी नियुक्ति करना या फिर जो बाहर से आए हैं उनका स्वागत करने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सैन्य शक्तियों की बात करें तो ये सर्वोच्च सेनापति होता है, जो आपकी थल, जल और वायु जो सेना है उन तीनों का, और किसी भी युद्ध की समाप्ति और उसकी घोषणा जो है वो संसद की अनुमति से कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 360 के तहत, 356 के तहत और 365 के तहत, और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। ठीक है। ये जो राष्ट्रपति शासन है वो 356 के तहत लागू किया जाता है। 365 में अगर केंद्र सरकार ने कोई निर्देश दिया है और राज्य उसकी पालना नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है आर्टिकल 365 के तहत। ठीक है। इसी के साथ में आपकी जो है ये वाली जो कक्षा है, प्रेसिडेंट वाली जो कक्षा है, वो पहली कक्षा खत्म होती है। अब कल वाली कक्षा जो है उसमें इसके जो भी बचे हुए टॉपिक है वो और कुछ पीवाईक्यू अगर डिस्कस हो पाते हैं तो वो पीवाईक्यू को हम डिस्कस करेंगे, और तमाम सारे जितने भी राष्ट्रपति हुए उनसे जो भी तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी भी डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे। ठीक है। और 2 क्लासों में राष्ट्रपति फिनिश होने के बाद में फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और फिर संसद की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। धन्यवाद आपका क्लास देखने के लिए। अगर आपको क्लास से पसंद आती है तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को। ठीक है। धन्यवाद आपका क्लास देखने के लिए। इसी शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद।